ठीक है देखो, हाँ सुनो, जरूरी बात यह है कि तुम लोग पिड़ुकिया लेके आया है। कितने लोग लेके आए हैं? पिड़ुकिया लेके आए हो? मैंने बताओ, हम ये ला के रखे थे, हमको लगा था पूरा भर जाएगा। कितना तुम लोग बताओ सेल्फिश हो गया है? क्या ना दिया है, सब खुद प्लास्टिक में लाया था ना। पहले जमाना होता था कि सही में बोरा भर जाता था, हैं? इस तीज से लेके अगले साल के तीज तक चल जाता था काम। अच्छा जाओ खाओ अकेले अकेले, पचेगा थोड़े तुमको। चलो नया चैप्टर शुरू करना है, उस पर फोकस करो, है ना। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन का चैप्टर है, ठीक है। शुरू करते हैं, सुनिएगा। ये हमने बहुत पहले जाना है कि टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमने कहाँ जाना है? फैराडे या फिर लेंज लॉ में। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। बताइए, एक बार जैसे कोई लूप होता है और इस लूप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बोलिए बताइए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम या तो बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम इसको अगर घटा रहे हैं, तो क्या होता था? इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने घटने से इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होता था। और किसी भी लूप के अंदर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ये बात उस लूप को पसंद नहीं आएगा। वो उसका अपोज करने के लिए अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर लेगा। ईएमएफ पैदा कर लेगा तो इसके अंदर करंट आ जाएगा। तो मान लीजिए बाबू कि इस डायरेक्शन में कुछ करंट आ गया। अब सुनिए, करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर अगर कुछ चार्जेस होंगे, मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि एक्चुअल में कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में नेगेटिव चार्ज का ना फ्लो होता है। लेकिन मानने के लिए मान लीजिए कि इस कंडक्टर के अंदर कैसी चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो बताइए, ये चार्जेस जो हैं वो करंट के फ्लो के दौरान मूव न करने लगेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन माना जाता है पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट के डायरेक्शन में। तो अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि करंट अगर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो देखो, मूड तुम लोग ऐसे ही मेरा खराब कर दिया है। क्या? ठीक है, हम सवेरे से खाना नहीं खाए हैं। कि सुबह से सोच रहा है कि इस बैच वाला नहीं दिया, अगले बैच वाला कहीं दे देगा सर। अब रहने दो, अब क्या तुम लोग। ठीक है, देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूं, अरे हो गया ना, इधर देखिए ना। है क्या कि एक लूप है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से इस लूप के अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स का चेंज होना किसी भी लूप या कोयल को पसंद नहीं है। तो वो अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर लेगा। ईएमएफ पैदा कर लेगा, इसकी वजह से इसके अंदर करंट आ जाएगा। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही ना था।
करंट आ जाएगा। अब मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अगर इसके अंदर हम कुछ पॉजिटिव चार्जेस माने तो वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट के डायरेक्शन में माना जाता है। बोलिए ना। अब सुनिएगा, चार्ज का मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब उसको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि इधर पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। अब अगर मैंने इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, राइट की लेफ्ट, राइट मूव करेगा। और इसको हम दो तरीके से समझा सकते हैं। पहला और वेरी आसान तरीका कि पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज है उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो वो किधर जाएगा, पेड़ुकिया लाया है, मैंने टेबल पर रख लिया था ना, भूल गया गलती से, ही ना कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब आज भी रखा होगा वहीं पे। और खबरदार कि तुम लोग खाली फोटो भेजा तो। नेगेटिव चार्ज को अगर हम यहाँ छोड़ दें तो वो किधर जाएगा, तो वो इधर जाएगा। इसको भी दो तरीके से समझा सकते हैं। पहला तरीका ये कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है, चाहे नेगेटिव नेगेटिव से दूर भागता है। और दूसरा तरीका ये कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए इधर जाएगा। तो मिला जुला की बात यह है कि चार्जेस का मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डालिएगा, यानी कि उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और जहां कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही। तो अब आप बताइए कि पॉजिटिव चार्ज चूंकि इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इनको भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला होगा। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज कभी अपने से मूव नहीं कर सकता है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही ना होगा। अरे क्योंकि यहाँ वाले चार्ज पे इधर फोर्स लग गया है, यहाँ वाले चार्ज पे इधर फोर्स लग गया, यहाँ वाले चार्ज पे इधर फोर्स लग गया है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अरे बोलो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है जिस वजह से चार्जेस का मूवमेंट होने लगा। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कराया, वेरी कराया, वेरी बदला, बोलो, तो इससे क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गया। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके अंदर के चार्जेस को मूव कराना शुरू कर दिया। अरे बोलो। तो यही बात लिखा हुआ है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी करता रहे तो वो पैदा करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले पढ़ना होता था, सिलेबस में था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नाम होता था, अभी हटा दिया है, ठीक है। अब मैक्सवेल नाम के एक आदमी थे, उनके दिमाग में ऐसा चुल मचा कि उनको लगा कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है तो उल्टा भी होना चाहिए, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो कहने को तो उन्होंने कह दिया, अरे बोलो क्या कह दिया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड ना। और ये किसने प्रपोज किया, मैक्सवेल। देख रहे हो कैसे आदमी थे, ये प्रपोज भी करते थे तो क्या करते थे। तो इसीलिए इतिहास में उनका नाम है। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं कि ये किसने प्रपोज किया, मैक्सवेल ने। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उनको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, और किसके ऊपर, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हम प्यार से एसीएल कहते हैं। बताइए ये एम्पियर सर्किटल लॉ आपको याद है, कितने लोगों को याद है, हाथ उठाइए तो अगर मैं पूछूं तो वो बता सके। चलिए, एम्पियर सर्किटल लॉ कितने, 3 लोगों को बस याद है, 4 लोगों को,
4 लोगों को बस एम्पियर सर्किटल लॉ याद है? अच्छा ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ का कॉपी पेस्ट होता था, याद है? गॉस लॉ जिसमें कुछ चार्जेस होती थी, Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5। अब इसमें से कुछ चार्जेस को हम लोग एक सरफेस से बंद करते थे, याद होगा आपको? तो मान लिया जाए कि इन चार्जेस को हमने एक सरफेस से बंद कर दिया, तो इस सरफेस को क्या बोला जाता था? देखो बाबू सुनो, ऐसा हल्ला टाइप का हो रहा है यार, अब इरिटेशन हो रहा है, ठीक है? हाँ, कुछ चार्जेस को हम एक सरफेस से बंद करते थे जिसको क्या बोला जाता था? गॉसियन सरफेस, याद आ रहा होगा? फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते थे जिसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता था, और इसको हम लोग ds कहा करते थे। बोलो, ds इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, क्योंकि इसको हमने एरो से ना दिखाया है। फिर क्या करते थे? इन सारे चार्जेस की वजह से पता करते थे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और कितना है। तो मान लो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, बोलो, और थीटा एंगल पे आ गया, तो हम लोग लिखा करते थे ई डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको यहाँ भी ई डॉट ds करना है, फिर यहाँ भी ई डॉट ds करना है, यहाँ भी ई डॉट ds करना है, और सब ई डॉट ds को जोड़ देना है। इस गोले का क्या मतलब हुआ कि आप ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये एक क्लोज्ड सरफेस पे होना चाहिए। अगर ओपन सरफेस है तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। और ये फिर क्या हुआ करता था? क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। अगर तोड़ ताड़ के लिखोगे तो ई डॉट ds का मतलब हुआ ई इंटू ds इंटू कॉस थीटा, और क्यू एनक्लोज्ड का मतलब हुआ Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, और डिवाइडेड बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करके आ गया। अब इसी से मिलता जुलता था एम्पियर सर्किटल लॉ, बस इसमें चार्ज होता था, उसमें करंट होता था। तो मान लो एक करंट ये बाहर आ रहा है, एक करंट ये अंदर जा रहा है, ये करंट भी बाहर आ रहा है, ये करंट तो अंदर जा रहा है, ये करंट बाहर आ रहा है, जा फोड़ना है ये। हाँ, अब आपको याद होगा कि उसमें हम कुछ चार्जेस को बंद करते थे सरफेस से, इसमें हम कुछ करंट्स को घेरते हैं, बांधते हैं एक लूप से। यहाँ लूप आता था। चलिए इन करंट्स को हमने घेर दिया, ठीक है? बोलिए। हाँ, इसको क्या बोला जाता था? एम्पेरियन लूप कहा जाता था। अब इसमें हम छोटा सा सरफेस एरिया लेते थे, इसमें हम छोटा सा लेंथ न लेंगे, क्योंकि लूप के पास लेंथ होगा, उसके पास कहाँ से एरिया आएगा? और ये dl है, कितना है? तो यहां हम सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहां हम सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि चार्जेस प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, करेंट्स प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर की तरफ कुछ भी आ गया, बीच का एंगल अगर कितना आ गया? थीटा आ गया, तो बाबू गॉस लॉ कहता था क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds ये बोलेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट dl बराबर, उधर आता था, सुनो ना एक मिनट, क्यू एनक्लोज्ड इधर आएगा आई एनक्लोज्ड, और उधर नीचे में एप्सिलॉन नॉट आता था, इधर बगल में म्यू नॉट आएगा, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही बता दिया था तुमको। जिस सिमिलर टाइप के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, म्यू नॉट ऊपर आता है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा तो म्यू नॉट नीचे आएगा। तो इधर एप्सिलॉन नॉट नीचे, उधर म्यू नॉट ऊपर आएगा। तोड़ ताड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? b इंटू dl इंटू कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट टाइम, अंदर में बंद करंट का मतलब क्या हुआ? I1 I2 और I3। लेकिन इसमें से बाहर वालों को अगर प्लस मानोगे तो अंदर वालों को माइनस मानना होगा। तो किसको पॉजिटिव मानोगे? नहीं, ऐसा जबरदस्ती नहीं होता है कि आपको बाहर वाले को ही माइनस मानना है। आप ना, नहीं, कुछ भी मत मानिएगा, आंसर्स का नेगेटिव होने का डर रहेगा। आप यूं कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा आपने जो डीएल लिया है वो किस मैनर में लिया है। तो डीएल आपने डीएल एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ना लिया है, तो बाहर वाले करंट को पॉजिटिव मान लेना। अरे बोलो, हाँ ठीक है। तो I1 को मान लेना पॉजिटिव, बाबू I3 को भी मान लेना पॉजिटिव, और I2 को मान लेना नेगेटिव। याद आया? मैक्सवेल को इस लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि ये लॉ हर जगह वैलिड नहीं हो रहा था। ये तो हर जगह वैलिड होता है, अब खूब क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने इसके ऊपर, लेकिन मैक्सवेल ने पाया कि ये लॉ हर जगह वैलिड नहीं था।
तो अब भाई, अब वो लॉ ही क्या जो कहीं वैलिड हो और कहीं ना हो? अगर ऐसा है तो फिर वो लॉ ही नहीं है। तो फिर हुआ ये कि क्या किया जाए, इसको खारिज किया जाए क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ को? मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा भी नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर दिया जाए तो तब ये हर जगह वैलिड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मैक्सवेल को वो इनकॉन्सिस्ट, समझ रहे हो? हाँ, मैक्सवेल को वो इनकंसिस्टेंसी कहाँ दिखा और उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, आइए वो हम लोग समझते हैं। तो मैक्सवेल्स वर्क ओवर एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। चलिए, उन्होंने एक सर्किट लिया कैपेसिटर वाला। अब यहाँ दो प्लेट्स हैं, तो क्या हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हैं? प्लेट्स स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ना हो के सर्कुलर हैं तो कोई दिक्कत है? अरे है तो प्लेट ही ना, प्लेट कैसा भी हो सकता है। अरे बोलो, सर्कुलर भी हो सकता है। तो ये था। अब स्विच ऑन हुआ, इसमें करंट का फ्लो शुरू हुआ, बोलो बोलो, और इसका चार्जिंग होने लगा। बोलो बाबू, यानी ये अभी फुल चार्ज हुआ नहीं है। फुल चार्ज हो जाता तो करंट ही फ्लो नहीं करता अभी, और ये चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ठीक। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा यहाँ पे चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बोलो। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि एम्पीरियन लूप ड्रॉ करिएगा ना। मान लीजिए ये एम्पीरियन लूप है, आप समझ ना, 3D में वो ऐसा आएगा, फिर अंदर से जाएगा। तो एम्पीरियन लूप लेके उन्होंने इस करंट को बंद कर दिया, बांध दिया, घेर दिया। अब बोलिए, अब आप बताइए, एक छोटा सा डीएल आप किधर लीजिएगा? तो चलिए हम छोटा सा डीएल यहाँ लेते हैं इधर की तरफ। तो दिखने में ये इधर है लेकिन एक्चुअल में कहाँ है? बाहर है, क्योंकि ये ऐसा ना है, ठीक है। फिर बताइए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगा? बाहर ही होगा। याद आ रहा है ये सब कि भुला गए हो? अरे याद है ये सब? हाँ ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगा? बाहर ही होगा, ऐसा बी हो जाएगा। बोलो बाबू। अब अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं जो कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, तो अंदर में बंद करंट ये आई ही ना है, तो बस आई ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, बी इंटू डी एल, बोलिए, इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं? अगर आपको ये सब बार बार पता हो तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, छोड़िए हटाइए, मतलब सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। मान लीजिए कि वो 10 टेस्ला आ गया। अब मैक्सवेल ने सोचा कि अब इसको चेक करते हैं कि सही में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है कि नहीं। तो वो एक डिवाइस लेके आए जो मैग्नेटिक फील्ड बताता हो कि कितना है। तो जब ला के यहाँ उन्होंने रखा, सही में वो कितना आ गया? 10 टेस्ला आ गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एम्पियर्स सर्किटल लॉ वैलिड हो रहा है, वो जो हमको जानकारी दे रहा है वो सही है। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर तुम एक एम्पीरियन लूप लेते हो तो कितना करंट बंद है? करंट कहाँ से बंद है? करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ जाए खत्म हो जा रहा है। चार्जेस का मूवमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाए खत्म हो जा रहा है, कोई करंट बंद नहीं है। अरे, तो इसका मतलब हुआ कि जब आप ये लॉ लगाइएगा तो आई एनक्लोज्ड ही कितना है? अब देखो, कुछ भी गुना भाग कर लो तुम, जब तुम उधर भेजना शुरू करोगे तो सब उधर जा जाके जीरो होगा। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए? बोलिए जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला ना आना चाहिए? तुम कैसे सो रहा है? हैं? सुनिए, हाँ, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैक्सवेल ने सोचा कि यहाँ लाके चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। जब चेक किया, पता चला यहाँ पे एग्जैक्टली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। अब बताओ, इनकंसिस्टेंसी आ गया कि नहीं? जब आई एनक्लोज्ड ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होना चाहिए? लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तब मैक्सवेल ने इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू किया। तब उन्होंने सोचा कि यार करंट तो है नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी जरूर कोई छुपा हुआ करंट है जो हमको दिख नहीं रहा है। अब उसकी तलाश में देखिए उन्होंने क्या क्या किया। क्या किया है? हाँ सही बात है यार। अच्छा, तुम लोग को लगता है क्या कि आज भी हम लोग जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, फल मूल खाते हैं, वो ज्यादा मजा आता ना? सही में यार, पहले के जमाने।
वैसे भी तुम बताओ ना, जब हम लोग बहुत थक जाते हैं, ये जनजीवन से बहुत थक जाते हैं, तो सुकून क्या, चाहे तुम लोग रहने दो, तुम लोग ना ना, तुम लोगों से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। चलो चलो, इधर समय नहीं है ना ये, इसको आप देखिए ना। हाँ, उन्होंने क्या किया कि जैसे एक एम्पीरियन लूप लिया, और एम्पीरियन लूप का एरिया वही जो इन प्लेट्स का एरिया है। तो प्लेट्स का एरिया अगर ए है तो इसका एरिया भी कितना होगा, ए ही होगा, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो इस ई की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, देखो सब भुला उला गया है सब पागल। दो कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे, तो अगर कोई एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट हो जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बोलो तो सुनो, और सिग्मा का क्या मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इसका चार्ज क्यू है और इसका एरिया अगर ए है, तो सिग्मा का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। इस याद आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर तो दो ना प्लेट है, तो इसकी वजह से भी इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इसकी वजह से भी उधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को जोड़ दोगे रे, भगा दूंगा रे मैं तुमको, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, खाली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी बताओ चार्ज कितना है, क्यू है, और एरिया कितना है, ए है। तो क्या हम इसको क्यू डिवाइडेड बाई ए भी लिख सकते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप निकालिए फ्लक्स। तो बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि अगर सरफेस फ्लैट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो एक बार में टोटल सरफेस ले सकते हो। तुम डायरेक्ट कर सकते हो ई डॉट एस, क्या डी है, ई डॉट, तो डायरेक्ट करो ई डॉट एस, का इंटीग्रेशन के चक्कर में पड़ोगे। अब ई डॉट एस का क्या मतलब हुआ, ई एस कॉस थीटा। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विच इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन। एस का मतलब हुआ एरिया का मैग्नीट्यूड, और इसका एरिया तो यही ना है, तो ये लिखिए आ कॉस कितना डिग्री। तो सुनिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाता है परपेंडिकुलर टू दी, तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो इधर नहीं तो इधर। तो मैंने क्या कहा था, किधर ले लेना, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा उधर ले लेना, सही है। अरे मैं लगे हाथ तो सब रिवाइज भी करा देता हूँ, ठीक है, इधर ले लेना। तो बाबू एरिया वेक्टर भी इधर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। नो की cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ए से ए कट गया, तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब उन्होंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, कुछ समझ में नहीं आता तो डिफरेंशिएट कर देता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया डी फाई ई बाई डी टी, आई हो जाएगा ए, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ना है तो उसको बाहर निकाल लो। अंदरवा में क्या डी क्यू बाई डी टी, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। ये चार्ज कांस्टेंट है क्या, क्यों नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट का काम ही है इसके चार्ज को बढ़ाना, तो फिर चार्ज कांस्टेंट कैसे रह सकता है, अरे बोलो। हाँ, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा। मैंने इस इक्वेशन में फ्लक्स और चार्ज वेरिएबल है, बोलिए जल्दी। अच्छा, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है,
ये तो करंट आ रहा है। क्या आ रहा है बोलिए? ये तो करंट आ रहा है। अच्छा, मतलब इसकी जगह पे हम कुछ करंट लिखेंगे। डी फाई ई बाई डी टी बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, कुछ करंट लिखेंगे। तो हाँ लिखेंगे। इस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप बताइए, ये डेरिवेशन हम कर कहाँ रहे हैं? ये जो फ्लक्स निकाला हमने, ये जो डिफरेंशिएशन वगैरह किया, वो कहाँ किया हमने? अरे हमने यहाँ ना किया जहां कोई करंट न, लेकिन फिर भी डेरिवेशन में करंट आ गया कि नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ, और जिस करंट की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट को भेज दो इधर। एप्सिलॉन नॉट डी डी फाई ई बाई क्या? डी टी हो जाएगी। बोलिए। हाँ ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि दुनिया को लगता है कि यहां से लेकर यहां तक कोई करंट नहीं है, दुनिया को लगता है कि करंट बस यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन एक्चुअल में करंट तो यहां से लेकर यहां तक भी है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन है। और उस करंट को उन्होंने क्या नाम दिया? आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। आप समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट आपको झटका तो नहीं देगा क्योंकि है ही नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जरूर पैदा कर देगा। अरे बोलिए ना। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब सुनिएगा, इसका मतलब हुआ कि एक नए टाइप का करंट जन्म लिया है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और जिसकी वजह क्या है? इस करंट की वजह क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। आप समझे नहीं? रुकिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, मान लो बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो करंट बढ़ेगा, रे पैदा हो जाएगा। करंट क्या होगा? ये हो जाएगा पैदा, मतलब प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये जो करंट पैदा हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इसका मतलब हुआ कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको यहाँ वाले करंट ने पैदा किया था, और इस करंट को हम लोग कंडक्शन करंट बोलेंगे। अब करंट भी दो टाइप का बोलेंगे, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट वही करंट है जिसके बारे में अब तक हम जान रहे थे, यानी चार्ज के मूवमेंट की वजह से जो करंट पैदा होता है वो कौन सा करंट होता है? तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ था वो किसने पैदा किया था? कंडक्शन करंट ने। लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट ने पैदा किया है। बोलिए। ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार फिर से क्या कह रहा था सुनिए, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ यानी कुछ ना कुछ डी फाई बाई डी टी होगा, तो आपको करंट मिल जाएगा। एक करंट पैदा हो गया वहाँ, और ये करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा, बी को प्रोड्यूस कर देगा। आप समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली देखिए, कहानी यहाँ से चल के यही तक ना पहुंची है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो वो पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। क्या उल्टा नहीं गया? जा, यही तो था। अरे यही तो मैक्सवेल ने कहा था कि टाइम के साथ बदल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और इस चीज को उन्होंने प्रूफ कैसे किया? तो एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन करके। सवाल है फिर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया क्या? कुछ नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि जो आप लॉ लिखते हैं बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, तो उस आई में आप कंडक्शन करंट और, देखिए ना, हटाइए इसको, हटा दीजिए, और क्या डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को लीजिएगा। कहीं अगर कंडक्शन करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, कहीं डिस्प्लेस, जैसे यहाँ पर, कहाँ पर? अच्छा रुक जा, कोई बात नहीं, यहाँ पर बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? अरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो चेंज क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन करंट रहेगा, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा।
कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों हो सकता है। अगर मान लो ये कंडक्शन करंट है और कहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले आके उसको चेंज करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ जाएगा, तब हमको दोनों लिखना होगा। तो यही जो चीज उन्होंने ऐड किया ना, यही एक मॉडिफिकेशन हो गया ACL के ऊपर। और यहाँ से हमको पता चला कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किताब इसका हम तुमको नहीं ना दिए, दे देंगे। चलो चलो नहीं करो ऐसा। कह रहा है कि एन AC सोर्स विथ, अच्छा हाँ एक और बात है, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे हम पंखा। कल तुम लोग लेके आएगा, लेके आएगा, ठीक, जाओ मैं भरोसा कर देता हूँ। इधर इधर आ जाओ ना, तो थोड़ा देर बाद चला दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा मैं क्या बता रहा था? अच्छा रुक जाओ, क्वेश्चन आने दो जब, पता नहीं, चलो ठीक है क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एन AC सोर्स विथ क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू अ, हाँ हाँ याद ये आया कि यहाँ पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक दूसरे के बराबर है। अगर कंडक्शन करंट 10 एम्पियर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी, अरे तभी ना जितना जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया था ठीक उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया था, वो चीज बताना था। अमाउंट में बराबर होगा। ये कह रहा है कि AC सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लीजिए ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लेकिन उसको हमने AC सोर्स से कनेक्ट किया। पिछली बार हमने DC सोर्स से कनेक्ट किया था, लेकिन अब की बार AC सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा बताइए ना, करंट इसमें फ्लो करेगा, उस करंट को क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट। और यहाँ जो फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसलिए क्योंकि करंट है तो चार्ज तो वेरिएबल होगा, समझे नहीं है। और चार्ज अगर वेरी करेगा तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा करेगा। अरे बोलो, और ये एक दूसरे के बराबर होगा, तो जो असर इस पर पड़ेगा वही असर इस पर भी पड़ेगा। कह रहा है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करें, यानी ये न्यू को घटाने की बात कर रहा है। तो ये तो AC सर्किट ना है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट होगा XC विच इज 1/ωc। समझे नहीं आप, ओमेगा विच इज 2 पाई न्यू। अब आप बताइए कि अगर न्यू घट रहा है तो XC क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो करंट होता है वो भी होता है V/XC। याद आया कौन सा करंट हुआ ये, RMS करंट, बोलिए जल्दी। तो अगर अब XC को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, कम होगा। कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन इस करंट के लिए था। लेकिन लगे हाथों जो बदलाव इसमें होगा वही बदलाव इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही होता है। तो अगर कंडक्शन करंट घटेगा तो बाबू डिस्प्लेसमेंट करंट भी, मैंने मिला जुला के बात कुछ यूं है कि फ्रीक्वेंसी के घटने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो कम ही होगा। तो ये 1 नंबर का 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2023 2 नंबर कह रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, बता देंगे। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। हो गया। कह रहा है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट। तो जन्म में ही ना डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो इसका जन्म होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और कंडक्शन करंट का जन्म होता है चार्ज के मूवमेंट की वजह से, पोटेंशियल
डिफरेंस की वजह से बता देंगे। अरे बोलो, बता देंगे कि कंडक्शन करंट जो है वो पैदा होता है चार्जेस के मूवमेंट। अब मूवमेंट के बगल में कंडक्शन लिख देना, क्योंकि चार्ज के मूवमेंट को कंडक्शन बोला जाता है। बोलो ठीक माने, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द चार्जिंग करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज कितना, 0.25 एम्पियर। हाई देखिए, जिस करंट से ये चार्ज हो रहा है वो 0.2 एम्पियर। इसका मतलब ये तुमको कौन सा करंट दे दिया है, कंडक्शन करंट दे दिया। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, अरे कितना होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, तो 0.25 ही ना होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है। चिंदी सवाल था ये, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अब हम ना दो टाइप का करंट पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट टाइप का करंट इज कंडक्शन करंट एंड द सेकेंड टाइप का करंट इज डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन करंट पैदा होता है ड्यू टू मूविंग चार्जेस। हाँ, चार्ज मूव करने लगेंगे कंडक्शन करंट पैदा हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है ड्यू टू वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से ये पैदा होता है। अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो कंडक्शन करंट कैन बी रिटन एज dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन बाबू डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको लिखना होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। थोड़ा ये ई लिखना जरूरी है ना, क्योंकि अब हम दो दो टाइप का फ्लक्स पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ चुके हैं। तो किसके बदलने से ये पैदा होता है बताना जरूरी है, इसीलिए ई भी लिखना जरूरी है। क्या बोलते हो, चलो ठीक है, बढ़िया है। कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट सब बराबर होता है कंडक्शन करंट के। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो भी वैसा ही पैदा करेगा जैसा वो पैदा करता है। अगला कहता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाए तो सिर्फ कंडक्शन करंट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों होगा ही, लेकिन दोनों हो सकता है। कंडक्शन करंट भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो सकता है। अरे बोलो यार, हाँ ठीक है। जैसे मान लो ये एग्जांपल हम लोग लें, अगर ऐसा है कि एक कैपेसिटर ले ले, क्या बोलते हो, एगो बड़का सर्किट इधर ले लें और एगो छोटा सा सर्किट इधर भी ले ले लो। नहीं समझे आप, स्विच ऑन किया हमने, क्या किया, हाँ स्विच ऑन किया। तो स्विच ऑन करोगे तो इसमें भी करंट आएगा, बोलो कुछ I1 आ गया, और इसमें भी तो करंट आएगा, कुछ I2 आ गया। बोलो बच्चों, अब तुम एक बात बताओ, अगर तुमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो जो तुम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे तो आप लिखिएगा ना इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट में कौन सा करंट लिखिएगा, खाली I2, इसका कंडक्शन करंट लिखिएगा। आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए, एक मिनट रुकिए। अरे ये करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो जब आपने लूप से घेरा तो ये करंट तो उसके अंदर आ जाएगा ना। तो क्या हम सिर्फ इसका कंडक्शन करंट लिखेंगे, I2 लिखेंगे, तो वो तो खैर लिखाएगा ही। ये इस करंट की वजह से इसका चार्ज ना बदल रहा है, चार्ज के बदलने से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। तो एगो डिस्प्लेसमेंट करंट भी तो आएगा रे, यहां से लेकर यहां तक। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों लिखना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, कंडक्शन करंट भी है इसमें और डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, तो आपको यहाँ IC और ID दोनों लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट भी लिखना पड़ेगा, कंडक्शन करंट भी लिखना पड़ेगा। बोलिए, अगर मान लीजिए कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब ये हो गया कितना, 0। नहीं समझे, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट।
पागल सब रे, चार्ज हो चुका है, अब ये चार्ज बढ़ घट नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब बताओ तो कौन सा करंट लिखा जाएगा? अब खाली इसका कंडक्शन करंट लिखा जाएगा, अब कोई डिस्प्लेसमेंट करंट काहे नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो चुका है। अरे बोलिए ना। और वैसे भी यार ये करंट कितना है? अरे इस वाले सर्किट में कंडक्शन करंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना है, क्योंकि ये और ये बराबर ना होता है। तब सिर्फ क्या लिखा जाएगा? कंडक्शन करंट लिखा जाएगा। अब मान लो कि चार्ज हो रहा है, ये जीरो नहीं है, इस सर्किट में हटा दिए हम लो। अब बताओ तो कौन सा करंट लिखा जाएगा? सिर्फ, आप समझे ही नहीं, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, यानी ये चार्ज कांस्टेंट नहीं है, तो ये चार्ज कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब क्या लिखा जाएगा? खाली डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो यही बता रहा हूँ कि मतलब दोनों भी हो सकता है, सिर्फ कंडक्शन भी हो सकता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अरे बोलिए ना। तो वो बात यहाँ बोली गई, ठीक है। मैंने नेट करंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमको आईसी और आईडी दोनों लेना होगा, ये बात है। एम छोड़ दो क्या?